Okay. So, my dear students, today is first class for our economics. तो देखिए इकोनॉमिक्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इकोनॉमिक्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, एक सोचने का तरीका है। यदि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सोचने का तरीका है उस तरीके से हम लोग सोच पाएंगे तो सब्जेक्ट बहुत ही आसान होगा, ठीक है। और ये एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे समझ से कि जिसको मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझने की जरूरत है। नंबर वन। जहां तक सवाल है बीपीएससी का, देखिए बीपीएससी में और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एज कंपेयर टू यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बहुत ही लॉजिकल होता है, बट जो बीपीएससी में इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बट यू हैव टू क्लियर अबाउट फंडामेंटल्स, जो उसके बेसिक्स, जैसे जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, एनएनपी का मतलब क्या होता है, जो बेसिक्स है बेसिक्स पे ही ध्यान देना है, कोई बहुत अंदर का बात नहीं पूछने जा रहा है बीपीएससी से, समझ गए ये। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार करो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका सिलेबस कट टू कट सिलेबस पता होना चाहिए आप लोग को, चाहे वो सिलेबस प्रीलिम्स का हो चाहे वो सिलेबस मेंस का हो। तो बिल्कुल हम लोग आज का जो क्लास होगा, हम लोग का जो आज ओरिएंटेशन क्लास होगा, इसमें भी हम लोग यही समझने जा रहे हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स का, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बीपीएससी प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होगा और मेंस से रिलेटेड क्या सिलेबस, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू द क्वेश्चंस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आप लोग अपने चश्मे से, अपने पर्सपेक्टिव से बताइए कि इकोनॉमिक्स क्या है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग है ना इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। Incomes and expenditures. वेरी गुड, एक्सेलेंट। एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। इट ऑल द पार्ट्स ऑफ मार्केट, वेरी गुड। मार्केट कैसे काम कर रहा है, मार्केट में महंगाई है कि महंगाई नहीं है, मंदी है, ये सभी क्या है इकोनॉमिक्स का पार्ट। यू एनीथिंग वुड यू लाइक टू ऐड फर्दर, और कुछ चीज जोड़ना चाहेंगे इसके अंदर? यू फाइनेंस, बिल्कुल, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, करेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल। ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना वहां पे, पैसा रुपया आ रहा जा रहा है ना, इकोनॉमिक्स। केवल बात पैसे रुपया का ही नहीं है, जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पे भी आपका कंजम्पशन हो, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए मेरा एक सवाल है आप लोग से, बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल? चलिए तीन शब्द है, तीन वर्ड है, अब तीनों वर्ड लगता है कि देखने में एक ही टाइप का है ना। मैं इसका मीनिंग क्या है ये बताइए आप लोग, पहले 1 2 3 करके बताइए आप लोग। वन इकोनॉमिक्स तो ये बता चुके हैं आप लोग अभी, ये अच्छा आप लोग जो बोल रहे थे, आप फर्स्ट वन वाला बोल रहे थे कि सेकंड वन वाला बोल रहे थे? अच्छा, इकोनॉमी मतलब मनी। अच्छा चलिए मैं दूसरे तरीके से इसको पूछता हूं, अच्छा ये बताइए कि हम इसको पढ़ा रहे हैं कि हम इसको पढ़ा रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं कि हम इकोनॉमी को पढ़ा रहे हैं? हाँ इसको पढ़ा रहे हैं ना, हाँ हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रोसेस है, जहां पे वो सब हम लोग जो बात किए हैं, मार्केट का चीज होना चाहिए, दुनिया भर का चीज। बट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? हाँ इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी बात होता है जैसे एरिया ऑफ प्रोडक्शन, किस जगह पे हो रहा है वो काम। इकोनॉमिक्स वाला काम किस जगह पे हो रहा है, भारत का इकोनॉमी, राज्य का इकोनॉमी, वर्ल्ड का इकोनॉमी, वहां पे इकोनॉमिक्स नहीं। तो एरिया, जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा हो, जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और जिस एरिया में कंजम्पशन हो रहा हो, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमी कहेंगे। बट जहां पे बाकी जो दुनिया भर का जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो फिर इकोनॉमिकल क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिकल? नो, इकोनॉमिकल क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को कि आप लोग को अपना समय जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से खर्च करना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, जुडिशियस यूज करना चाहिए।
वाइज यूज करना चाहिए। कोई भी सामान आए हमारे पे, कोई भी सामान आपको दिया गया तो उस सामान को आपको जुडिशियस यूज करना है, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल। जैसे 100 रुपया है आपके जेब में और 100 रुपया को बहुत बढ़िया से यूज करना है तो दैट इज इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल एक तरीका है, समझ गए ना, कि जिस तरीके से हम चीजों को वाइज यूज कर रहे हैं। और वो रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर आपका सर्विस भी हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोग को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल। और ये वर्ड एक दूसरे से एसोसिएटेड है। एनीवे, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस। सिलेबस ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स? हाँ, इकोनॉमिक्स। कई टीचर लोग को हम अभी भी ये बोलते हुए सुनते हैं कि हम इकोनॉमी पढ़ाने जा रहे हैं। इकोनॉमी नहीं पढ़ा सकते आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिलेबस का बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, पीटी का बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए प्रीलिम्स वाला जो स्ट्रेट अवे आपके सामने में है स्क्रीन पे कि कट टू कट, ठीक है, ये सब चीज आप लोग को लिखना है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में केवल 2 ही स्टेटमेंट दिया गया है इकोनॉमिक्स से संबंधित, केवल 2 ही स्टेटमेंट दिया गया और यही दोनों स्टेटमेंट में पूरा समुंदर है। यही 2 स्टेटमेंट से पूरा तय होता है कि क्या क्या सवाल वो पूछ सकते हैं आपको। क्या क्या है जी, इंडियन इकोनॉमी एंड द मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। यानी कि भारत का इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी वर्ड आया ना यहाँ पे, हाँ, क्योंकि भारत यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, भारत यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत यहाँ पे एरिया ऑफ कंजम्पशन है, इसलिए इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी और बिहार का इकोनॉमी, और वो भी कब से, जब से भारत आजाद हुआ है। तो भारत जो आजाद हुआ है 1947 से लेके अभी तक, जो प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भारत ने क्या क्या किया है वो सभी चीज आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं पंचवर्षीय योजना का बात कर रहा हूं, 5th ईयर प्लान का बात कर रहा हूं मैं। तो 5th ईयर प्लान के बारे में आप लोगों को गहरा समझ होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए, समझ गए। तो ये हो गया चेंजेस। और उसमें अभी जानते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी आते ही क्या कर दिए, प्लानिंग कमीशन को हटा दिए ना नीति आयोग से। आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े होंगे इस चीज को। तो अब जो हम लोग का जो तौर तरीका है वो चेंज हो गया प्लानिंग का, ठीक है। कभी प्लानिंग कमीशन था, उसका जो अप्रोच था बहुत सेंट्रलाइज अप्रोच था, बट अभी का जो नीति आयोग का जो अप्रोच है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। इसमें समझेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी का एक छोटा सा हिस्सा ये भी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ योर 5th ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय योजना है उसी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो भारतवर्ष में हुए हैं, जो उसका असर भारत पे क्या पड़ा और उसका असर राज्य पे क्या पड़ा, स्पेशली हमारे राज्य पे क्या पड़ा, तो वो चीज हमें समझना है। तो पीटी देखते हैं कितना छोटा सा निकाल दिया, छोटा 2 स्टेटमेंट में पीटी में इस तरह का सिलेबस दिया गया। इसको लिख लीजिए आप लोग, हाँ, राइट डाउन क्विकली, इसको लिख लीजिए, कट टू कट सिलेबस ऑफ पीटी। First one, Indian economy and the major changes in the economy of Bihar in the post-independence period, number 1, and number 2, the community development and planning in India and Bihar. इसको तेजी से लिख लीजिए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मेन सिलेबस। मेन सिलेबस को समझेंगे। यहां पे देखिए, जीएस पेपर 2, यू नो जीएस पेपर कितने होते हैं जी, बीपीएससी में 2 पेपर होते हैं। तो ये होगा आपका जीएस पेपर 2 का हिस्सा होगा जी। तो जीएस पेपर 2 में इकोनॉमी में केवल इस बात को रखा गया, प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, और ये बात तो प्रीलिम्स में भी रखा गया था, पीटी में भी दिया गया ना ये सिलेबस। हाँ, तो कहने का मतलब, हाँ, इसमें नहीं लिखा गया है, मतलब वर्ड, हम एक पर्टिकुलर वर्ड का केवल बात कर रहे हैं,
कि पीटी में कौन से शब्द में सिलेबस दिया गया है और मेंस में कौन से शब्द में सिलेबस दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो तो उसका जो सिलेबस है उसका एक एक वर्ड मायने रखता है, उस वर्ड से वो बाहर नहीं जा सकता है। बात समझ गया ना? तो प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार ये आपका जीएस पेपर 2 में दिया गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि मेंस में जो दिया गया वो पीटी में ऑलरेडी दे चुका है। समझ गया ना? अब देखिए, तो ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया, इससे कैसे पता चलेगा कि क्या डेप्थ है इसका? डेप्थ तो बहुत बड़ा है इसका। तो ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर से, जो भी प्रीवियस ईयर 10-15 साल में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, चाहे वो पीटी का हुआ हो चाहे मेंस का हुआ हो, उसको यदि गहरा चिंतन करते हैं, उस पे यदि काम करते हैं, तो इससे आपको अनुमान लगेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर कौन से डोमेन से बीपीएससी सवाल पूछती है। तो चलिए वहीं पे आते हैं हम लोग। होप सो समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। अब यहां शुरू करते हैं, एक्चुअल क्लास हम लोग का यहां से स्टार्ट होगा जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले साल का जो भी 10-15 साल का जो भी क्वेश्चंस रहे हैं, चाहे वो पीटी में रहे हो चाहे वो मेंस में रहे हैं, उसको खंगालने के बाद हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ये विषय है इकोनॉमिक और सोशल। अभी तक जो हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे थे, वो सब्जेक्ट भी क्या है एक्चुअल में? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। इसके अंदर 4 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए केवल। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जी। सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका सोशल डेवलपमेंट, एंड थर्ड पार्ट वुड बी योर एक्सटर्नल सेक्टर, एंड द लास्ट पार्ट वुड बी योर डेमोग्राफी। तो टोटल को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल जो सिलेबस है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, उसको ब्रॉडली कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा क्या? सोशल डेवलपमेंट, तीसरा क्या? एक्सटर्नल सेक्टर, और चौथा क्या? डेमोग्राफी। अब जो 4 हम लोग ब्रॉडली डिवाइड किए हैं उसको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, और जब फर्दर डिवीजन होगा तो वहां पे बात स्पष्ट हो जाएगी कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो यस, यहां से देखना है हमें। ये देखिए, तो यहां से देखिए पार्ट 1 वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स वेयर वी हैव टू गिव फोकस। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे एग्जांपल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के बाद आपका जो सेकेंडरी सेक्टर होगा, डेट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। थर्ड वन इज योर सर्विस सेक्टर, दैट इज द टर्सरी सेक्टर। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू, एंड नेक्स्ट वन इज प्लानिंग, और उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। तो ऑल दिस 9 पार्ट्स केम अंडर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये सभी टॉपिक्स है। तो लिख लीजिए फर्स्ट टॉपिक, राइट डाउन फर्स्ट पार्ट 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट डाउन फर्स्ट वन, that is nature of Indian economy, nature of Indian economy, nature of Indian economy. Second one, national income. नोट्स भी प्रॉपरली आपको बना लेना है यहीं पे, ठीक है ना, डोंट रिलाई ऑन अदर टाइम। हाँ, क्लास में नोट्स बना लीजिए, जो क्लास में नोट्स बनेगा वो कहीं नहीं बन सकता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड वन इज योर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। और थर्ड में लिखना है आप लोग को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं, एग्रीकल्चर थोड़ी देर में लिखना है। थर्ड में लिखना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद लिखना है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। उसके बाद लिखना है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आफ्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर राइट डाउन टर्सरी सेक्टर। आफ्टर टर्सरी सेक्टर राइट डाउन फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। आफ्टर टर्सरी सेक्टर write down fiscal policy and revenue, and after it write down planning followed by money and banking, money and banking.
ठीक है, 9 हो गया ना जी? हाँ, बस प्लेसमेंट थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, पहले इसको डाल देना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट एग्रीकल्चरल एलाइड सेक्टर, ताकि इसमें ना एक सीक्वेंस रहे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का एक सीक्वेंस रहे। हो गया ये? हाँ, इस पे बात करेंगे, विल टॉक इन डिटेल। उसके बाद पार्ट 2 लिख लीजिए, पार्ट 2 लिखिए। पार्ट 2 में सोशल डेवलपमेंट, पार्ट 2 सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के अंदर नीचे लिखिए ह्यूमन डेवलपमेंट। अंडर पार्ट 2 सोशल डेवलपमेंट, write on the first point, that is human development, and after human development write down employment and welfare schemes, and after that write poverty and unemployment, poverty and unemployment। ठीक है, कंप्लीट। चलिए, नाउ विल सी द पार्ट 3। पार्ट 3 क्या होगा? एक्सटर्नल सेक्टर। और एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर लिखना है आप लोग को इंटरनेशनल ट्रेड नंबर 1, नंबर 2 लिखना है फॉरेन एक्सचेंज, कॉमा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एक्सटर्नल डेब्ट, एंड एक्सटर्नल डेब्ट। और उसके बाद लिखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। First one is international trade, second one is foreign exchange, comma FDI and external debt, and last one is international organization, international organization। ठीक है, and the last part would be part 4, that is a demography। तो डेमोग्राफी के नीचे आप लोग को लिखना है फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज इंडियन अर्बनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। हाँ, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इसको छोड़ दीजिए, अर्बनाइजेशन की कोई उतना जरूरत नहीं है, बस लिख लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडियन अर्बनाइजेशन एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, आप लोग लिख लिए ना इतना? हाँ, अब आराम से सुनना है। तो लेट मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक, ये वाला देखिए, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, उससे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पार्ट 1 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, है ना? टोटल विषय का सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और उसके अंदर जो पार्ट 1 है दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चलिए आप लोग बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? हाँ बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है, किसी भी एक कंट्री का एक प्रोसेस है जहां पे कंट्री पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि वो इकोनॉमी में ग्रोथ करे, बट वो इकोनॉमी ऐसा ग्रोथ हो जिससे पूरा समाज को भी फायदा हो। हाँ, समाज में जो बुराई है, इनइक्वलिटीज, समाज में जो गरीबी है, समाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या हो? कम हो। जब इस प्रोसेस से कोई राज्य गुजर रही है, जब इस प्रोसेस से कोई देश गुजर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अंतर है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो बात करें केवल क्वांटिटी टर्म्स में, कि पहले 10 रुपया कमाए थे तो आज 20 रुपया कमाए, उस हिसाब से 10 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, वही बात होगा केवल, क्योंकि वो ग्रोथ का बात है। तो ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो, मगर डेवलपमेंट का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि ग्रोथ तो हो ही रहा है, साथ साथ
जो सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो सोसाइटी में एजुकेशन चाहिए, जो सोसाइटी में जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जो तरीका चाहिए, सोसाइटी में एजुकेशन जो चाहिए, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड जो चाहिए, यदि उस चीज को मुहैया किया जा रहा है किसी प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या था जी? फर्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप लोग बताइए। तो भारत का जो इकोनॉमी है उसका क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर मतलब उसका रूप, उसका रंग, उसका स्ट्रक्चर। जैसे एक आदमी को हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, अरे बदमाश है, कैरेक्टर हो गया ये लोग के लिए। तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या क्या कैरेक्टर होगा, क्या क्या नेचर होगा? चलिए मैं एक छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ। हमारा कंट्री क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, तो एक ये भी कैरेक्टर ही है इस तरह का। बताइए तो क्या क्या हो सकता है? एक हिंट दे दिए है, डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश, ठीक है। और एक मतलब सोशल इंक्लूजन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सोशल इंक्लूजन हो रहा है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। और स्कीम्स लगा के वेरी गुड, तो बहुत सारी स्कीम्स आ रहे हैं। हमारा जो इकोनॉमी हो प्लान्ड इकोनॉमी है, हवाजाट नहीं है। और ये चीज हमने शुरू से ही हमने ये फॉलो किया है। जब भारत आजाद हुआ तो फिर पंचवर्षीय योजना लेकर आ गए थे जवाहरलाल नेहरू, आए थे ना जी। और जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ का मॉडल फॉलो किया? यूएसएसआर का। तो हमारा जो इकोनॉमी चाहे उस समय का हो चाहे इस समय का हो, दोनों समय जो इकोनॉमी हो प्लान्ड इकोनॉमी, ऐसे नहीं कि छोड़ दिए। हम मानते हैं कि 1991 के बाद एलपीजी आया है, बट एलपीजी आने के बाद भी तो सरकार का नियंत्रण है उसमें, नहीं है क्या सरकार का नियंत्रण? हाँ, डॉलर ऊपर नीचे हो जाता तो फिर आरबीआई को आके ओपन मार्केट ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब हमारा जो इकोनॉमी हो क्या प्लान्ड है, सरकार का उसमें अहम रोल है, ठीक है। एक डेवलपिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्लान्ड इकोनॉमी हो गया। और बताइए हमारे इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर का सबसे ज्यादा वर्चस्व है? हाँ, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, सही बात है। अभी भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की वजह से 46% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि 46% तो आप दे दिए एम्प्लॉयमेंट, मगर जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट होता है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर? मात्र 15 से लेकर 16%। ये दुर्भाग्य की बात है ना कि लगभग 50% वर्कफोर्स जब एग्रीकल्चर पे लदा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो दे रहा है आपका एक क्वार्टर भी नहीं दे पा रहा है ठीक से। नहीं, एक क्वार्टर तब होता जब 25% होता। तो 50% आदमी काम करके केवल वो कितना दे रहा? 15 से लेकर 17% कंट्रीब्यूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में कुछ समस्या है, यानी कि एग्रीकल्चर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि लोग देखने में लग रहे हैं कि रोजगार है, मगर रोजगार है नहीं। वो लोग जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, किराना शॉप में आप जाइएगा तो वहां पे 5 आदमी बैठा हुआ है, उसके अंदर काम कर रहा है, और 5 आदमी में 3 आदमी को हटा भी दीजिएगा तो कोई काम फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो वो 3 आदमी जो एक्स्ट्रा वो नाम के लिए एम्प्लॉयड है, और उसको हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा समस्या हमारा एग्रीकल्चर में क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का है। जो दिखता है कि एम्प्लॉयड है बट वो एम्प्लॉयड है नहीं। किराना शॉप सब भी एक एग्जाम्पल है उसका। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर क्या है? सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करता है। मगर दिक्कत क्या है उसमें? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा है। और बताइए और क्या हो सकता है? सर्विस, कमाल कर दिया ना ये, भारत सर्विस में बहुत आगे निकल गया है। हाँ, जीडीपी, हमारा जीडीपी में देखिए 100% जीडीपी है ना, 100% जीडीपी में 55%, 55% तो सर्विस का ही देना है। और जबकि सर्विस में कितने लोग हैं? 28% है, 28 से लेकर 30% लोग हैं। तो ये फिर रिवर्स एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लगभग 46% लोग काम करके अब 15 से लेकर 17% जीडीपी क्रिएट कर रहे हैं। और सर्विस में क्या है कि केवल 30% लोग काम करके 55% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो चुका है। अब हमारा इकोनॉमी वो एग्रीगेशन बेस्ड नहीं है, अब वो पूरा शिफ्ट होकर सर्विस पे चला गया। और इस बीच में क्या होगा? इस बीच में मैन्युफैक्चरिंग आएगा ना जी, मैन्युफैक्चरिंग बीच में,
तो मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा दुर्भाग्य की बात है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि 1991 में जब एलपीजी आया भारत में, तो उस समय भी उसका वही 16-17% कंट्रीब्यूशन था, और अभी भी मोदी जी आने के बावजूद भी उसका जो परसेंटेज है 17% ही है। तो यही रीजन है कि जो वर्क फोर्स का जो एब्जॉर्बेंस होना चाहिए, जो वर्क फोर्स का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और जब हम अपने राज्य का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं, तो बिहार में तो और बुरा हाल है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, नहीं, बिहार में बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव का जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी बुरा हाल हमारे राज्य का है। ये कह सकते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग का ये कंट्रीब्यूशन वो भी इकोनॉमी का एक नेचर है, सर्विस का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब हमारा जो इकोनॉमी हो सर्विस लेड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और बताइए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? हमारा कंट्री दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, नहीं, चाइना को बीट कर दिए ना हम लोग। हाँ, 144 करोड़ आबादी है इस देश में, उसमें हम लोग भी एक एक आते हैं। अब समझिए 144 करोड़ वाला देश में पॉपुलेशन है, तो उसका फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों ही चीज है ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला बात का नहीं किया था, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात होता है यहाँ पे, क्योंकि आदमी कोई लाइबिलिटी नहीं है, आदमी एसेट है, बट शर्त ये है कि उसको ठीक से एजुकेशन दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसका हेल्थ ठीक कर दीजिए, वो आदमी बहुत कुछ कर देगा। अच्छा, यही आदमी में एक एलन मस्क भी आते हैं, है ना, कहां से कहां पहुंच गए वो। तो कहने का मतलब कि आदमी कोई बोझ नहीं है, ठीक है। आदमी को यदि ठीक से चैनलाइज किया जाए तो आदमी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, वो आपको बहुत कुछ रिटर्न्स वापस कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा कंट्री होने की वजह से, मतलब पॉपुलस कंट्री होने की वजह से इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि यदि मान लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर वो तो लाइबिलिटी बनेगा, नहीं। लोग यदि मान लीजिए कि कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार ना हो, तो फिर रोजगार कहां से होगा, दिक्कत है। मैं वही यदि जनता पढ़ लिख ले जापान के तरह, हाँ, इसराइल के तरह, तो फिर वो फिर ज्यादा ग्रोथ देगा, रिटर्न्स देगा आपको। और दूसरी बात है कि कंट्री यदि पॉपुलस है तो मार्केट भी बहुत बड़ा है हमारा, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, और ये मार्केट बड़ा होने के वजह से ही तो बाहर एप्पल सब इन्वेस्ट करता है हमारे भारत में। देखते हैं एप्पल का कितना स्टोर खुला है, खुला कि नहीं खुला है, पिछले साल ही तो महाराष्ट्र में खुला था। हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अभी पूरा भारत में 2000 से भी ज्यादा है, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हाई एंड का। तो ज्यादा पॉपुलेशन होना भी एक अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो सरकार कैसे इस चीज को लेती है वो निर्भर करता है। तो ये भी तो एक आपका इकोनॉमी का नेचर ही है, इंडियन इकोनॉमी का एक नेचर है। और क्या हो सकता है बताइए, एनीथिंग? चलिए, तो इतना लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट वन, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इन फ्यूचर क्लास विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन हिसाब से डेवलपिंग कंट्री क्या होता है ना, अंडर डेवलप कंट्री क्या होता है, डेवलप कंट्री क्या होता है, तो ये भी समझेंगे हम लोग फ्यूचर क्लासेस में। तो आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री। आवर इकोनॉमी इज प्लान्ड इकोनॉमी। आप लोग को दिख रहा है ठीक से ये, प्लान्ड इकोनॉमी। आवर कंट्री पॉपुलस कंट्री। तो पॉपुलस कंट्री है तो इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। इस हमारे इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा रोल है जी, गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट का रोल। यदि मान लीजिए प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सरकार आती है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन करती है सरकार, तुरंत आरबीआई क्या करेगा, रिपो रेट को फिर चेंज कर देगा वो। तो कहने का मतलब हमारा जो सरकार है वो केवल स्पेक्टेटर नहीं है, केवल वो दर्शक दीर्घा में बैठने वाला लोग नहीं है, वो आके काम भी करते हैं, इकोनॉमी को सही दिशा में भी ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे। और क्या बात किए थे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल एग्रीकल्चर लिख लेना है आप लोग को। एग्रीकल्चर
में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है ये, 46% वर्कफोर्स यहीं पे इंगेज्ड है। 46% वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर इंप्लॉयज 46% ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि 100 आदमी काम करने योग्य है, काम कर रहा है, तो उसमें 46 आदमी कहां पे काम कर रहा है? एग्रीकल्चर में कर रहा है। कंप्लीट। हाँ, ये हो गया एग्रीकल्चर का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर का दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है मात्र, हाँ, 15 से लेकर 17% जीडीपी में, जो कि बहुत कम है वर्कफोर्स के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ जी? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। ठीक है, ये भले ही, हाँ, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत बुरा हालत है। 28%, 28, हाँ, 28 to 29%। इसमें केवल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को निकाल, देखिए सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर आते हैं, हाँ, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे आते हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आएंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी होगा, ठीक है, इसके अंदर गैस भी होता है, इसके अंदर यूटिलिटी सर्विस भी होता है, दुनिया भर का चीज है इसके अंदर। तो जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात कर रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, गैस भी है, यूटिलिटी सर्विस भी है, और भी बहुत सारा चीज है, तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है, इसका शेयर कितना है? वही 16-17%। वो ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर कहा जाए तो कितना है? 28 से लेके 29% है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, ये लिख लीजिए यहां पे। हमारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये करेक्ट नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे डोमिनेट करता है। यदि हम लोग पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मान लीजिए कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 70% कंट्रीब्यूशन अकेला मैन्युफैक्चरिंग का है। 70%, जैसे बहुत सारा कंपोनेंट है ना जी, ये तो बहुत सारा कंपोनेंट, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का है। क्योंकि कंपोनेंट ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल रहे होते हैं। मगर रियल टर्म्स में सेकेंडरी सेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जैसे बिहार में तो बिल्कुल ये स्थिति है ही नहीं। बिहार में तो आप बोल भी नहीं सकते। बिहार में आप सेकेंडरी सेक्टर को गलती से भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा यदि कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर में तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। फिर तो समझ रहे ना, तो जो नेशनल पर्सपेक्टिव पे है वो स्टेट पर, हाँ हाँ, ये गैस हो गया, यूटिलिटी सर्विस हो गया, ये कम, बहुत कम है, माइन्यूट है इसका मतलब। हाँ, कंस्ट्रक्शन, बिहार में कंस्ट्रक्शन डोमिनेट करता है, 50% कंस्ट्रक्शन है ये बिहार के मामला में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, घर उर जो बनता है, रियल एस्टेट जो बनता है, घर उर बन रहा है ना जो, तो उसमें, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें जान रहे हैं ना, इसमें करप्शन भी उतना ही दुनिया भर का चीज है। करप्शन है ना रियल एस्टेट में। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे बिहार में तो जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। हाँ, यूटिलिटी सर्विस मतलब कुछ कुछ काम वगैरह सब हो गया, इसको बाद में हम बताएंगे और अच्छे से। हाँ, Yes, like कौन सा रिफाइनरी वाला? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो ऑयल रिफाइनरी है ना वो। हाँ, हम भी वहीं से आते हैं, तो बिल्कुल वो ऑयल ऑयल रिफाइनरी है। अब तो फर्टिलाइजर भी स्टार्ट कर दिया गया वहां पे। देखिए, केवल एक जगह होने से नहीं होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है।
इनफैक्ट यदि आप पूरा नेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिहार से केवल मैन्युफैक्चरिंग 0.5% कंट्रीब्यूशन है नेशनल लेवल पे, इतना कम है। और सही बात है, कम है, दिखता नहीं है क्या हमें? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यदि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ जाएगा तो रोजगार का समस्या ही खत्म हो जाएगा। आराम से आदमी, बेरोजगार लोग सब आराम से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लोग बाहर जाएंगे ही नहीं पंजाब दिल्ली काम करने के लिए, नहीं, लेबर आराम से मिल जाएगा। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा आपको बस। अच्छा, जैसे इसमें हो गया, हाँ, इसमें जैसे कुछ सर्विस टाइप का कोई काम वगैरह कर देना, कुछ काम से रिलेटेड चीज है ये। जैसे अब मैं बताऊंगा, छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए, आई विल टेल यू। अभी खाली ओवरऑल आइडिया समझिए ना इसका, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें क्या समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, सुनिए, ये सबसे डोमिनेंट है सेकेंडरी सेक्टर में, याद रहेगा आप लोग को 70%। अब यहां पे देखिए, ये हो गया फर्स्ट वन, वी हैव टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर 46%, यहां पे हो गया। अब वी विल टॉक अबाउट द सर्विस सेक्टर। देखिए सर्विस सेक्टर का सबसे बढ़िया बात क्या है, सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर, देखिए सर्विस सेक्टर को भी हम लोग बात करेंगे। अभी खाली जिस समझिए, उसको डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन हम लेना नहीं चाहते, बस केवल ओवरव्यू, आप चीजों को ओवरव्यू समझिए। देखिए सर्विस सेक्टर में हमारा दिमाग केवल आईटी की तरफ है। आईटी समझ रहे हैं, आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर, वो एक छोटा सा हिस्सा है। सर्विस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका हिस्सा है, समझे ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका हिस्सा हो जाएगा, बैंकिंग उसका हिस्सा हो जाएगा, इंश्योरेंस उसका हिस्सा हो जाएगा, करेक्ट, स्टॉक मार्केट उसका हिस्सा हो जाएगा। क्या नहीं है इसके अंदर? तो सर्विस सेक्टर बहुत ही विशाल है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है भारत में। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है कितना जी? 55%, 55% जीडीपी पर। हाँ बिल्कुल, सब आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, सब 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 जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग सब है, यानी कि सरकार वाले जितने भी कर्मचारी है, चाहे आईएएस, आईपीएस, ओडीएस, सब आ जाएंगे उसी के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। सर्विस, सर्विस में कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस में हो तो उसका भी नाम आएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एवरी, जैसे एक टीचर है, जैसे हम टीचर हो गए ना, हम भी इसी के अंदर आएंगे, सर्विस सेक्टर। जैसे एक लॉयर है, लॉयर भी सर्विस ही देता है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा? 500 रुपये लेके आपको लिख देगा प्रिस्क्रिप्शन, वो क्या है? सर्विस सेक्टर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर्विस सेक्टर, ऑल कम अंडर द सर्विस सेक्टर। वो आपको प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। जो आपको सर्विस दे रहा है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट है, जिसको आप छू भी नहीं सकते हैं। तो सर्विस का खासियत क्या है कि वो इंटेंजिबल आउटपुट होगा, उसको आप देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं हम। ठीक है, तो कितना परसेंट दे रहा है कंट्रीब्यूशन? 55% कंट्रीब्यूशन, और यही तो लीड कर रहा है। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक सबसे खासियत क्या है कि ये अब सर्विस लेड इकोनॉमी बन रहा है। ठीक है, नाउ सर्विस लेड इकोनॉमी, एग्रीगेट इकोनॉमी से हम लोग सर्विस लेड इकोनॉमी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो देखिए, यस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या क्या नेचर हो सकता है इसमें। अनंत हो सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या नहीं हो सकता। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या लिखे हैं नेक्स्ट आप लोग? हाँ, नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल इनकम से आपका जो कोर इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट हो जाता है। नेशनल इनकम, देखिए नेशनल इनकम का मतलब है कि जो भी लोग यहाँ पे रह के कमा रहे हैं, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। चाहे विदेश का भी आदमी यहाँ पे काम कर रहा हो और यहाँ पे कमाई कर रहा हो, चाहे इस देश का भी आदमी यहाँ पे काम कर रहा हो, कमाई कर रहा हो, सबका इनकम यदि आप जोड़ते हैं तो वही क्या है? नेशनल इनकम है। और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है जीडीपी का, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है जीडीपी का, जीएनपी का, एनएनपी का, एनडीपी का। समझ गए? तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है जी? हाँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी और एनडीपी, ये सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग फर्दर क्लास में समझेंगे, बट स्टिल विल टॉक अबाउट जीडीपी ऑल्सो। चलिए इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब क्या होता है, तो नीचे लिखिएगा आप लोग। एंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज नेशनल इनकम के अंदर ही आ जाएगा, इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, बेस ईयर, पर कैपिटा इनकम। हाँ, इंडिविजुअल, एक आदमी सालाना कितना कमा रहा है, समझे, सालाना मतलब 12 मंथ में कितना कमा रहा है। हमारे बिहार राज्य का बहुत बुरा हालत है। पूरा यदि भारतवर्ष में कहा जाए तो बिहार में सबसे कम कमाई होता है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है बिहार का, ठीक है, 60,000 के आसपास। और वही हम लोग नेशनल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे पूरा देश का, तो पूरा देश का लगभग 2 लाख के आसपास। हाँ, 2 लाख के आसपास, वही 1,96,000 मतलब लगभग 2 लाख के आसपास है। और उसमें देखिए कुछ कुछ राज्य बहुत आगे निकल गया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, वो सबसे ज्यादा है वहां पे, समझे, उसमें 2.5-3 लाख के आसपास है। तो देखते कितना बड़ा गैप है। राज्य तो बिहार भी है, राज्य तो तेलंगाना भी है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और वहां पे शुरू से कल्चर रहा है, ठीक है, एक दिन में थोड़ी होता है कोई चीज, उसका एक लेगेसी इशू भी तो है। लेगेसी इशू समझ रहे हैं ना, पहले से चल रहा है। और जैसे अपना बिहार में जो प्रॉब्लम है तो पहले से चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आगे जो भी सरकार रहेगा वो भी झेलेगा ना। और ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में थोड़ी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस, टाइम लगता है। मगर आज से स्टार्ट करेंगे तब ना ट्रांसफॉर्म भी होगा। हम तो है कि ट्रांसफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हैं, दिक्कत ये है राज्य का। अब यहां पे समझिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि एक आदमी कितना कमाता है जो कमाने योग्य है। इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं कि बच्चा को नहीं जोड़ेंगे हम, जो बच्चा नवजात बच्चा है वो उसके लिए नहीं है। हाँ, ये उसके लिए है। देखिए 15 साल से लेके जो आपका 59 ईयर्स तक ओल्ड वाले जो है, ठीक है, क्योंकि 14 साल तक तो संविधान में लिखा गया है कि पढ़ना है उसको, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 15 साल से लेके 60 साल के बीच में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कमा सकता है, खा सकता है, जिसके पास बुद्धि है, ऐसे लोग कितना कमा रहे हैं। अच्छा, यहां से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट का। तो बताइए तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयड किसको हम लोग एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सही बोले, जो काम कर रहा है और इस एज ग्रुप में हो ना, इस एज ग्रुप में हो तो कहेंगे उसको एम्प्लॉयड। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलिए हमारा भी इसी एज ग्रुप में आ जाएगा, हम भी इसी एज ग्रुप के होंगे। और मान लीजिए कि हम काम करना छोड़ दिए, हम टीचिंग करना छोड़ दिए, हम बोले हो छोड़ो संन्यास ले लेते हैं, क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो क्या हम बेरोजगार हो गए। हाँ, वही आई एम आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, कि मतलब मैं विलिंगली छोड़ दिया कि नहीं नहीं मुझे काम ही नहीं करना है यार, छोड़ो ये सब चीज, ये फालतू का माया है, छोड़ो हटाओ इसको। तो क्या क्या हम अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। हाँ। हम्म। ठीक है। हाँ, तो कैसे, क्या हम रोज, तो हम बेरोजगार हो गए आपके हिसाब से, मतलब आपके डेफिनेशन से हम बेरोजगार हो गए ना जी। नहीं मतलब कोई भी हो सकता है, अभी एग्जाम्पल हम अपना ही दे रहे हैं समझाने के लिए। देखिए हम बेरोजगार नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों, हमारे अंदर इच्छा नहीं है काम करने का। तो रोजगार का मतलब होता है जिसको इच्छा है मगर काम नहीं मिल रहा, दैट इज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड है। अब कोई संत जाकर बैठे हैं कश्मीर में जो कर रहे हैं मेडिटेशन, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो महिला घर के अंदर 4 दीवारी में हाउसवाइफ बन के काम कर रही है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि उनको इच्छा नहीं है काम करने का। जिस दिन उनको इच्छा हो काम करने का और उस दिन उनको जॉब नहीं मिलता है, तब वो अनएम्प्लॉयड है। तो आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए, बात समझ गए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयड लोग का, समझ गए, ये वाला ग्रुप में जो लोग एम्प्लॉयड है, जो कार्य कर रहे हैं, वही क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वही देश को चला रहे हैं आगे। अब देखिए, हाँ, जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि स्टेट के अंदर, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आउटपुट हुआ, कोई भी आउटपुट हुआ। तो एक देश में जहां पे एक प्रॉपर नेशनल बाउंड्री है, वहां पे प्रोडक्ट और सर्विस बन रहे हैं,
एक साल में कोई फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है जी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे खत्म हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक जो भी सामान बने हैं, जो भी सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, सबको जोड़ के जो इक्वल मनी होगा, जैसे हम आपको 2 घंटा दे रहे हैं तो कुछ पैसा लेंगे आपसे हम, है ना? सही बात है कि नहीं है? तो इफ आई एम गिविंग यू द सर्विस, यू आर गिविंग मी मनी। तो उसी तरह जितना प्रोडक्ट बना है एक साल में, जितना भी सर्विस बना, उसका इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी में क्या ध्यान देना है हमको? केवल प्रोडक्ट का ही बात नहीं है, प्रोडक्ट एंड सर्विस और उसका इक्विवेलेंट मनी। जैसे 5 रुपया आप लोग लेके जाइएगा तो एक पार्ले जी बिस्किट मिलेगा, तो पार्ले जी बिस्किट प्रोडक्ट आपको मिला 5 रुपया में, बराबर हो गया 5 रुपया। एक सर्विस आप गए कहीं पे, डॉक्टर पास गए तो आपने 200 रुपया दिया, तो 200 रुपये इक्वल टू डॉक्टर का सर्विस। इस तरह पूरा भारत का जोड़ना है 1 साल तक टोटल, वही क्या हो गया? हाँ, सब सेक्टर को मिला के। और यही जीडीपी का नापने का 3 तरीका होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 तरीका होता है। तरीका क्या क्या है आपका? इनकम मेथड से हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हो सकता है, और तीसरा क्या है आपका? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ये 3 तरीके से हम लोग जीडीपी को पता कर सकते हैं। हाँ, जैसे जीडीपी पता चल गया, जैसे जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड पता चल गया हमें, तो ये जैसे जीबीए पता चल गया, बाकी सब चीज अपने आप निकल जाएगी सब। ठीक है, एक किसी को निकाल लीजिए, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करिए, बाकी निकल जाता है अपने आप। नेशनल इनकम, हाँ हाँ, वही जीडीपी है, समझे ना? जो भी प्रोडक्ट बना, बट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मनी, मनी से उसको इक्वेट करना है। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ हाँ स्टॉक था लाइक पिछले साल। हाँ हाँ, वो पिछले साल ऐड हो चुका है, पिछले साल का। नो तो बचा होगा तो फिर नया फ्रेश, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 से हुआ तो वो वहां से काउंट होगा वो, ऐसा कुछ। हालांकि 100% एक्यूरेसी नहीं है इसका, तो आप समझ रहे हैं ना कितना कुछ होगा, मगर एक अमूमन एक नॉर्मल फिगर निकाला जाता है। हम लोग बात करेंगे इस पे, देख रहे हैं? ये 3 तरीका है जीडीपी निकालने का, इस तरीका पे हम लोग क्लास में बात करेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या है, समझ गए? अच्छा, देखिए ये डी है और ये एन है, तो डी डोमेस्टिक में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, देखिए भारत में तो खूब पैसा कमाई हुआ, चाहे वो प्रोडक्ट में कमाई हुआ हो या फिर सर्विस में हुआ हो। कई विदेश का भी कंपनी होगा ना भारत में, हाँ, और भारत वाला भी कंपनी कई विदेश में भी होगा ना, तो बाहर के लोग यहाँ पे कमाएंगे प्रोडक्ट में या सर्विस में, तो पैसा ले जाएंगे। और जो हम कमाए हैं अफ्रीका में हिंदुस्तानी लोग, तो हम लेके आएंगे ना। हाँ, वो सब जोड़ने के बाद जीएनपी आता है, हाँ एडिशन, हाँ, तो बन गया, समझ गए? तो उसी तरीके से बाकी चीज भी है, विल सी इन डिटेल्स। तो ये हो गया नेशनल इनकम। हाँ, मैं बताता, पर कैपिटा इनकम समझ गए आप लोग? पर कैपिटा बेस ईयर देखिए, बेस ईयर तो सबसे मजेदार चीज है। बेस ईयर मतलब एक किसी ईयर को आधार बनाया था और उसके ऊपर कैलकुलेट किया था। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, आज से आप लोग इकोनॉमिक्स क्लास करना शुरू कर दिए, तो ये आपका बेस ईयर हुआ कि इतना तारीख से हमने किया है। ठीक है, तो एक आधार बना ना जी, इसके हिसाब से आपका कल वाला जो क्लास होगा वो सेकंड क्लास होगा, फिर थर्ड वाला जो क्लास जो नेक्स्ट डे होगा वो फिर थर्ड क्लास हो जाएगा आपका। तो बेस ईयर मतलब है कि फाउंडेशन, उसके हिसाब से दूसरे चीज को कैलकुलेट करना। हाँ, जैसे एग्जांपल देखिए, अभी का जो जीडीपी है, अभी का जो जीडीपी है कौन से फाइनेंशियल ईयर का, अभी जो दिसंबर, हम लोग दिसंबर 2025 में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ जी? 2025 और 26, 25-26 हुआ ना जी? हाँ, क्यों? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, और कब खत्म होगा जी? 31 मार्च में खत्म होगा। अभी 2025 में जो जीडीपी का बात करते हैं, इसका बेस ईयर भी क्या है? 2011 और 12। तो 2011 और 12 में एक सामान का दाम क्या था?
एक सर्विस का दाम क्या था, उसके आधार पे अभी 2025 और 26 में क्या स्थिति है, तो उसमें जो इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगा, तो महंगाई किसके आधार पे आ रहा है, 2011 और 12 के हिसाब से आ रहा है। तो 2011-12 क्या 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 कहेंगे हम लोग, बेस ईयर कहेंगे। हाँ, उसी से कैलकुलेट होगा। हाँ, बेस ईयर। इससे पहले 2016 में इसको रिवाइज किया गया, 2016-17 में रिवाइज किया गया जी। इससे पहले 2004-5 था फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2004 और 5 के हिसाब से हम लोग तय कर रहे थे कि क्या इन्फ्लेशन होगा, क्या डिफ्लेशन होगा, क्या कितना महंगाई हुआ या फिर कितना महंगाई के अपोजिट हुआ। बट अभी हमने क्या किया, बेस ईयर बदल के 2011 और 12, क्योंकि 2011 और 12 अभी का सबसे नजदीक है वो, और 2011-12 में हमारा सेंसस भी हुआ है। लेटेस्ट जो सेंसस हुआ 2011 का ही हुआ ना। अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो 2026 में होगा। हाँ, वहां से बेस ईयर बनने का चांसेस नहीं, बनने का चांसेस होता है, श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो सरकार तय करेगी। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा आपका, है ना, उस तरीके से सरकार तय करती है। होप सो समझ में आ गया। तो बेस ईयर, अच्छा अब देखिए बेस ईयर का कितना कमाल चीज है। अब बेस ईयर, कई बार बेस ईयर आपको ठग भी लेगा। कैसे, अब देखिए कोविड के टाइम में 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर था, है ना। कोविड ईयर बहुत बुरा स्थिति था ना। शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी सब पूरा बंद करवा दिए। तो उस समय देखिए मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति बहुत बुरा हो गया, ठप सा गिर गया होगा, नहीं, सर्विस भी पूरा गिर गया, क्योंकि सर्विस में तो बहुत सारा कंपोनेंट है। रेस्टोरेंट हो गया, है ना, वो होटल्स हो गया, सब उसी के अंदर आता है। तो होटल में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, रेस्टोरेंट में कोई जाने के लिए तैयार नहीं, तो सर्विस तो ठप गिर गया, मैन्युफैक्चरिंग तो पूरा गिर गया। अब 2020 और 21 में इतना गिरा है, आज 2021 और 22 में थोड़ा सा भी उठेगा तो कितना उठा हुआ दिखेगा, वो थोड़ा सा भी जंप होगा तो बहुत बड़ा जंप नजर आएगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देता हूं कि लेट से आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और आपने 1 घंटा पढ़ लिया। तो कहां पढ़ाई नहीं कर रहे थे और आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपका बेस ईयर था वो, और आपने पढ़ाई करके 1 घंटा पढ़ाई करके आपने पूरा जंप कर लिया। लेट से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप 10 घंटा पढ़ते थे, तो बेस ईयर क्या हुआ, 10 घंटा, और नेक्स्ट डे आपने केवल 10.5 ही घंटा पढ़ा, तो कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं किए हैं। बात समझे। तो बेस ईयर का ये हिसाब किताब है। बेस ईयर पूरी तरीके से चेंज कर सकता है चीजों को। हाँ, कंपैरिजन है, तो डिपेंड करता है कि बेस ईयर कैसा है। और कई बार सरकार इसका बहुत मस्त एंजॉय करता है इस चीज को। सरकार बता देगा 2020 देखो, 2020 और 21 कंपेयर में 2025 में कितना ग्रोथ हुआ। अरे भाई, तुम्हारा 2020-21 का बेस ईयर खराब था, वो उसमें प्रोडक्शन नीचे जा चुका था, उस ईयर को काहे कंपेयर कर रहे हो। तो देख रहे हैं ना कि बेस ईयर के वजह से कई बार जो पिक्चर है वो भ्रामक पिक्चर भी दिखता है। वो बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोग को। सेकंड, यस वी हैव कवर नेशनल इनकम। चलिए थर्ड क्या है बताइए, थर्ड वहां पे, हाँ हाँ, कॉपी में क्या लिखे है देखिए आप लोग। हाँ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड पार्ट। क्या होता है सस्टेनेबल वर्ड का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, किस तरीके से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, ठीक है। हाँ, यानी कि रिसोर्स, बिल्कुल रिसोर्सेस ऐसा यूज होना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके। फ्यूचर जनरेशन का जो भी नीड्स है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या चीज पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे अभी हम लोग कोयला बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है भारत का, है ना। अभी भी लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है 79% आपका कोयला को ही जला के इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन को बचाएं तो वी हैव टू स्विच टू द रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग कर रहे हैं, यदि यूज कर रहे हैं और उससे हमारा इकोनॉमी चल रहा है, तो दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ताकि हाँ, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, जैसे छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गए, बड़े नहीं छोटे छोटे वाले में, क्योंकि बड़ा जब बनाइएगा 21वीं सदी में कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनाना कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। अभी सबसे बढ़िया जो रिन्यूएबल एनर्जी में होगा वो आपका सोलर एनर्जी होगा। और सोलर एनर्जी भारत में तो बहुत अच्छा काम हुआ है मोदी जी के अंदर, समझ गए। विंड भी ठीक है, नॉट बैड, बट सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ है।
तो यहां पे हम लोग बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी का। यहां पे बात करेंगे, एक टर्मिनोलॉजी है सर्कुलर इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी? यानी कि कोई भी सामान है तो वो रिसाइकल होना चाहिए। देखते हैं ना, कोका कोला का बोतल पी लिए, फेंक दिए, बट उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाए तो कितना फायदा होगा, फिर से रिसाइकल होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि इसमें लागत कम लगेगा, वो बनाने में कम लगेगा, क्योंकि वो बनाने में इन्वायरमेंट का दिक्कत हो रहा है, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होता है उससे। तो हम यदि चाहते हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो हमें कहां फोकस करना होगा? सर्कुलर इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है हमारा? जहां पे हम लोग क्या करें, चीजों को रिसाइकल कर रहे हैं हम। समझ गए? नंबर 1, हाँ, रीयूज। ठीक है, उसको रीयूज करना। अच्छा, इसमें हम लोग बात करेंगे क्या? रिन्यूएबल एनर्जी पे जोड़ दे, रिन्यूएबल एनर्जी पे जोड़ दे। ठीक है, बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट। इन फ्यूचर क्लासेस विल गोइंग टू लर्न। इसमें क्या क्या होगा? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना होगा हमें, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी पे बात करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा आपका? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी का। दूसरा क्या है आपका? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने का बात करेंगे। और तीसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी? इसका मतलब क्या होता है? सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जब कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो सबका भागीदारी होना चाहिए उसमें, सबका साथ सबका विकास। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी। ये जो यात्रा है प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, इस यात्रा में कोई छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं मोदी जी नारा देते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। क्या है उसका मतलब? कि इंक्लूजन हो। सबका इंक्लूजन होगा, सबको रोजगार मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या रहेगा पॉवर्टी का? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी। आ गया कैपिटलिस्ट क्लास, आके एलन मस्क टाइप का आदमी लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लूट के जा रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा? फिर तो लोग को ही फायदा होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे सोशल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है इंक्लूजन। हाँ, इंक्लूजन। ठीक है, इक्विटी, ये सब उसका हिस्सा होगा। फर्स्ट वन was your economic sustainability, second one was your environmental sustainability, and third part is your social sustainability. बस हल्का हल्का लिख लीजिए, इसी को हम लोग डीप में देखेंगे आने वाले समय। आगे बढ़े आप, देखिए कौन सा टॉपिक बचा? एग्रीकल्चर ना। एग्रीकल्चर पे हम लोग बात किए हैं ना जी, एग्रीकल्चर पे हम लोग बात कर चुके हैं। यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर तो सबको समझ में आता है। एलाइड सेक्टर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइड सेक्टर? दीजिए तो एग्जांपल दीजिए, तो क्या होगा एलाइड सेक्टर्स में? एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, हाँ, पशुपालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, क्या हो गया? एलाइड सेक्टर ही है। इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, वो भी एलाइड सेक्टर। जैसे एग्जांपल डेयरी, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म, हाँ, जैसे एग्जांपल फॉरेस्ट्री, ऑल आर द पार्ट ऑफ एलाइड से। हॉर्टिकल्चर, ऑल आर पार्ट्स ऑफ एलाइड सेक्टर। नर्सरी जो होते हैं, और पेड़ पौधा वाला, हाँ बिल्कुल आ जाएगा इसी में, वो आपका हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, एंड वी हैव टॉक दैट 46% लोग शामिल है इसमें, है ना? ये हो गया। उसके बाद सेकंड में सेकेंडरी सेक्टर
इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, ये तो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर हुआ जी। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर. In primary sector we have seen agriculture and allied sector. Now we'll talk about the secondary sector. सेकेंडरी सेक्टर का डेटा हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट, एंड सेकेंडरी सेक्टर लिख लीजिएगा, इसमें इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. इसका आंकड़ा हम लोग जान चुके हैं फर्स्ट में ही. ये पॉइंट नंबर कितना होगा, 4 होगा, 4 5. समझ रहे हैं आप लोग? यदि मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात करूंगा तो बोल देंगे ना आप लोग, कौन सा सेक्टर आएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सबसे प्रीडोमिनेंट कौन सा होगा नेशनल पर्सपेक्टिव से? मैन्युफैक्चरिंग. हाँ, और कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है. अब बिहार के पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो कंस्ट्रक्शन कुछ ज्यादा ही खास है, 50% है वो. ठीक है. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर, आफ्टर सेकेंडरी सेक्टर वी हैव टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर का भी बात कर चुके हैं ना हम लोग वहां पे. हाँ, टर्सरी सेक्टर का आंकड़ा दिए ना आप लोग को कि टर्सरी सेक्टर में कितने परसेंट जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा है, 55%. वो है, चेक योर कॉपी. हाँ, तो जो टर्सरी सेक्टर है, यानी कि तीसरा जो सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर इज योर सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर, एंड सर्विस सेक्टर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में? 55%. 55% कंट्रीब्यूशन. 55% कंट्रीब्यूशन किसमें? जीडीपी में. मैं जब बात करेंगे हम लोग एम्प्लॉयमेंट का, जब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का, तो ये लगभग 28-29% है. 28%, ओनली 28%. तो बहुत कम लोग बहुत ज्यादा ही जीडीपी को क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर में. अच्छा, अब आप लोग देखिए टर्सरी सेक्टर के बाद क्या बचा हुआ? हाँ, वो तो इकोनॉमिक्स का कोर हिस्सा. चलिए इसको राइट डाउन दिस थिंग. एम्प्लॉयमेंट अप टू 28 to 29%. चलिए, नाउ विल से फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू. देखिए, भारत सरकार हर एक साल अपना बजट लेके आती है. बजट लेके आती है ना. बजट का मतलब क्या होता है? हम लोग का इंडिविजुअल बजट भी होता है कि भाई अपना इतना पैसा है और इतना इतना खर्च करेंगे. एक जो पेरेंट्स है अपने बजट के हिसाब से बच्चे लोग को भेजते हैं बाहर पढ़ाने के लिए, है ना. यदि मान लीजिए बजट कम है तो दिल्ली नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, यदि बजट बहुत ज्यादा है तो दिल्ली भेज सकते हैं पढ़ने के लिए. तो बजट एक इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और बजट एक कंट्री के लिए भी होता है. हमारा जो कंट्री है, हमारा जो भारत जो कंट्री है, हमेशा हम लोग फिस्कल डिफिसिट को फॉलो करते हैं. कारण क्या है कि हमारे पास कमाई तो है बट हमारे पास खर्च ज्यादा होता है. कमाई ज्यादा, क्या है? खर्च. बट उसके लिए टेंशन नहीं है. हमारा जो सिस्टम है बहुत ही रोबस्ट. हम क्या करते हैं, भारत सरकार क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है. अब मार्केट का मतलब क्या है कि या तो वो बैंक से ले लेगी या फिर भारत सरकार क्या करेगी, अपने बॉन्ड को इश्यू करेगी. ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कागज, जहां पे भारत सरकार का पूरी तरीके से वो हो, इश्यू हो कि हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज का. जैसे आप लोग के जेब में जो पैसा है उसमें क्या लिखा गया है कि हम धारक को इतना इतना देने का वचन देते हैं, और नीचे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर, और ऊपर में क्या लिखा गया है? गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. भारत सरकार इस चीज का गारंटी देती है आप लोग को. तो यही रीजन था कि भारत सरकार ही केवल नोटबंदी भी कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार ही गारंटी दे रही है. जब भारत सरकार गारंटी दे रही है उस नोट का, तो भारत सरकार उस नोट को खत्म भी कर सकती है. राज्य सरकार नहीं कर सकते इस चीज को. तो फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल फिस्कल पॉलिसी में यही बात है कि भारत सरकार का रेवेन्यू क्या हो,
कमाई का तरीका क्या होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो दोनों का जो बीच में गैप है उसे कहते हैं फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट इज अ पार्ट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी। और हमेशा देखिए, अभी थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, अभी हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है कम होगा। कोविड के टाइम में तो ये 9 चला गया था, अभी कम होकर 4.2% के आसपास है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फिस्कल डिफिसिट। हाँ बिल्कुल, हाँ उसका डिफरेंस समझे, उसका डिफरेंस कमाई कितना हुआ और खर्च कितना हो रहा है। और भारत का कमाई कम होगा खर्च से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है जो भारत सरकार को देना पड़ता है, जैसे मनरेगा के लिए देना, पीएम निधि योजना के लिए देना, और भी बहुत सारे ऐसे अनंत है ना स्कीम्स है, तनख्वाह देना, सैलरी देना, दुनिया भर का चीज है कि नहीं है। तो उस हिसाब से बात करेंगे तो हमेशा हम डिफिसिट में रहते हैं। और इस बार का जो 25 और 26 का जो है वो लगभग 4.2% के आसपास है, 4.2% ऑफ द जीडीपी। तो जीडीपी कोई दिक्कत नहीं, हमारा जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन का जीडीपी है। यदि 4.4 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी का यदि 4.2% फिस्कल डिफिसिट है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि भारत जीडीपी भी तो बहुत बड़ा है। दुनिया में हम लोग भारत के कितने स्थान पे आता है? नॉमिनल टर्म्स में हम लोग चौथा स्थान पे आ चुके हैं, जर्मनी को सॉरी जापान को हम पीछे कर चुके हैं। अब कुछ साल में हम जर्मनी को ही पीछे कर देंगे, 1 साल के बाद, और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। मगर थर्ड लार्जेस्ट तो बन जाएंगे मगर चाइना से बहुत पीछे ही रहेंगे अभी। हाँ ये 19 है, वही सही बोले, 19-20 के आसपास होगा उसका। और भारत अभी 4 है, और यूनाइटेड स्टेट्स आपका 26-27, वो तो बहुत अच्छा यूएस है। और ठीक है, भारत फिर भी चौथा स्थान पे, तो ये भी तो कम नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो भारत का जीडीपी बहुत बड़ा है, भारत का जीडीपी रोबस्ट है, और यदि 4.2% फिस्कल डिफिसिट भी होता है जीडीपी का तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डिफिसिट। हाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है तभी तो फिस्कल डिफिसिट हुआ। यदि एक्सपेंडिचर कम होता इनकम से, रेवेन्यू से, तो हम लोग बात करते हैं फिस्कल सरप्लस का, बट हमेशा हम लोग बात करते हैं डिफिसिट का। समझ गए? तो रेवेन्यू डिफिसिट भी बात करेंगे इसी तरीके से। बिल्कुल, सरकार जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, जो कमा रही है भारत सरकार और जो खर्च कर रही है हमेशा वो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब ही क्या है? वो डिफिसिट है ना। कहने का मतलब मेरे जेब में 100 रुपया है, हम रेवेन्यू कितना लाए? 100 रुपया लाए, हम खर्च कितना कर रहे हैं? 110 रुपया कर रहे हैं, तो 10 रुपया खर्च में हो गए ना। हाँ, तो भारत सरकार हमेशा 4.2% हमेशा मतलब हम फिस्कल डिफिसिट में रहेगी। और 2025 और 26 का बात किया जाए तो हम लोग लगभग 4.2% फिस्कल डिफिसिट है किसका? जीडीपी का। तो यही सब चीज पढ़ना है, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, है ना। और भारत सरकार का जो तौर तरीका है इसमें हम लोग बात करेंगे भारत सरकार का जो बॉन्ड मार्केट है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड मार्केट भारत सरकार का दस्तावेज होगा, और भारत सरकार इसी बॉन्ड से पैसा क्या करेगी? इकट्ठा करेगी। जैसे एसबीआई से भी पैसा लेती है भारत सरकार, बैंक सबसे भी पैसा लेती है, समझे, और उसी पैसा को ब्रीच करती है इस चीज के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, कंप्लीटेड, समझ गए ना आप लोग? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, हाँ प्लानिंग। तो प्लानिंग तो आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आरबीआई का था, इसके बाद है आरबीआई। हाँ हाँ, इसके बाद होगा प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग तो हम लोग जानते हैं कि शुरुआत से भारत जो है शुरुआत से ही प्लान रहा है। फिफ्थ ईयर प्लान। अभी तक भारत में कितने फिफ्थ ईयर प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए? फाइनेंस कमीशन बिल्कुल आएगा, वो अलग से है। अभी तक भारत में कितना बार पंचवर्षीय योजना आ चुका है? 12 बार। ठीक है, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स पंचवर्षीय योजना भारत में एग्जीक्यूट किया गया है। और जो लेटेस्ट वाला जो था
लेटेस्ट वाला जो 12th है वो कब खत्म हुआ? 2017 में खत्म हुआ। समझे? मोदी जी के टेन्योर में ये मैच कर जाएगा। मोदी जी 2014 में आए, ठीक है, बट वो पहले से चल रहा था, इसलिए 2017 तक मोदी जी चलने दिए उसको। और फिर 2017 से क्या किया मोदी जी ने? उसको चेंज कर दिया। क्योंकि अब जो होगा, अब प्लानिंग कौन करता है हमारा? पहले प्लानिंग कमीशन करता था, है ना, प्लानिंग कमीशन। और अब जो हमारा प्लानिंग करेगा वो होगा नीति आयोग। ठीक है, ये थिंक टैंक है। इसका अप्रोच क्या होगा? कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म होगा जी। स्टेट को भी अनबोर्ड करना, स्टेट से भी पूछना, ठीक है। और तौर तरीका क्या होगा? डिसेंट्रलाइज तौर तरीका होगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगा। इसका सेंट्रलाइज प्लानिंग था प्लानिंग कमीशन का, इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हो गया प्लानिंग, समझ गया। और हमारा जो प्लानिंग है, देखिए इसमें स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। शुरू से ना, स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और अभी तक स्टेट का रोल है। तो शुरुआत में हम लोग इकोनॉमी हमारा कैसा था? स्टेट लेड इकोनॉमी था, यानी कि स्टेट पूरा कंट्रोल करके रखा था। हम लोग स्टेट लेड इकोनॉमी से, हाँ, यानी कि कमांड इकोनॉमी से हम लोग किस पे आए हैं? हाँ, अभी मार्केट लेड इकोनॉमी है जी, मार्केट लेड इकोनॉमी। अब भारत सरकार बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है मार्केट में, और स्पेशली ये कब हुआ? एलपीजी के बाद हुआ, आफ्टर एलपीजी। अच्छा, एलपीजी के टाइम में किसका सरकार था केंद्र में? हाँ, यूपीए। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? हाँ, वेरी गुड, पीवी नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है दोनों का, ठीक है। तो कहाँ भारत स्टेट लेड इकोनॉमी था, और स्पेशली 1991 के बाद हमारा जो इकोनॉमी कैसा हो गया? मार्केट लेड इकोनॉमी। बट फिर भी हम लोग वेलफेयर ओरिएंटेशन को ध्यान देते हैं। डीपीएसपी है कि नहीं है हमारा? हाँ, तो डीपीएसपी के हिसाब से क्या है कि यस, सोशलिस्ट हमें पैटर्न में चलना है ना जी। तो हमारा इकोनॉमी में सोशलिस्ट एंगल आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे वो फूड फर्टिलाइजर हो। देते हैं ना, पीडीएस का चावल खिलाते हैं ना लोग को। पीडीएस क्या है जी? पीडीएस समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, पीडीएस हो गया, एमजी नरेगा हो गया, इस तरह का बहुत सारा सोशल स्कीम्स है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि भले ही हम लोग मार्केट लेड इकोनॉमी तो हो गए, मगर सरकार अभी भी वेलफेयर स्कीम्स को लेके सीरियस है। प्लानिंग। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। बताइए नेक्स्ट वन क्या है? बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंक। देखिए ये बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है, ये वाला। और ये भी ये कह सकते हैं कि प्रॉपर इकोनॉमिक्स का एक विषय ही है। इसमें आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई, यानी कि मनी सर्कुलेशन कितना होना चाहिए मार्केट में, मनी कितना मार्केट में घूमना चाहिए, ये सब इसी जगह पे डिसाइड होगा, इसी टॉपिक के अंदर डिसाइड होगा। और आरबीआई के पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसके जरिए क्या कर सकता है? वो मनी को घटा भी सकता है और मनी को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है फॉर व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ मनी। समझ में आ रहा है ना, मनी सर्कुलेशन। और इसके पास बहुत सारे डिवाइस है, जैसे रिपो रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। तो ये तौर तरीके से आरबीआई क्या करती है? पैसा को कभी भी बढ़ा सकती है और पैसा को कभी भी घटा सकती है। और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर अंदर के रहते हैं, 3 मेंबर बाहर से सरकार अपॉइंट करके भेजती है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना रेपो रेट को घटाना है, कितना रेपो रेट को बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करना है, दुनिया भर का चीज। तो ये सब चीज आपका मनी और बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
सभी को समझेंगे हम लोग आने वाले समय में, ठीक है। और बैंकिंग है जी, बैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं बैंक है तो पैसा सुरक्षित है हमारा, है ना। और अभी देखिए बैंक का भी इशू, अभी जानते हैं बहुत सारा बैंक मर्जर हुआ, एक बैंक दूसरे बैंक से जुड़ रहा है, और उसका फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो बैंकिंग देखिएगा तो इसमें बैंकिंग नीचे लिख लिएगा, नीचे लिखना है आप लोग को, इसके नीचे टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। इशू ऑफ एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट, बस एनपीए लिख लीजिए अभी। एनपीए का मतलब क्या कि बैंक तो पैसा दिया मगर बैंक को वापस नहीं किया गया 90 दिन में। यदि बैंक से आप पैसा ले रहे हैं और 90 दिन में आप कुछ भी उसको इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पैसा क्या बन जाएगा बैंक के लिए, एनपीएस हो जाएगा, क्योंकि बैंक का वो एसेट तो था मगर अब एसेट कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहां पे समझिए, देखिए सुनिए, बैंक के लिए देखिए, बैंक के लिए दो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, एक है एसेट और एक है लाइबिलिटी। नॉर्मल टर्म में एसेट का मतलब लिखना नहीं है, अभी सुनिए अच्छे से। नॉर्मल टर्म में एसेट का मतलब क्या होता है, धन, संपत्ति, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोझ, हाँ बोझ, है ना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोझ होता है। तो बैंक के हिसाब से एसेट का मतलब क्या होता है, डू नो। अच्छा, हम लोग बैंक में क्या करते हैं, हाँ हाँ वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बैंक में क्या होता है। अच्छा, बैंक हमसे कैसे जुड़ा, आप लोग से, हम लोग से बैंक कैसे जुड़ा है, या तो हम वहां पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं या फिर पैसा हम निकालने के लिए जा रहे हैं, यही चीज हो सकता है बैंक में, समझ रहे हैं ना। या तो पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, या तो वही फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, या फिर हम एटीएम से निकाल रहे हैं। हाँ मतलब लोन्स भी ले रहे तो आप पैसा ही ले रहे हैं ना, लोन्स मतलब पैसा लेना ही हुआ, या तो पैसा आप दे रहे हैं या फिर पैसा ले रहे हैं, यही दो चीज है। अब ये बताइए कि जब बैंक से आप जो पैसा दे रहे हैं बैंक को, आप जो गए हैं पैसा जमा करने के लिए, तो वो बैंक के लिए एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा, फिर उसके लिए लायबिलिटी होगा शायद, ये एसिड होगा। हाँ हाँ बताइए। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे आप बैंक में जो पैसा दिए और बोले कि मेरा खाता में रख दो पैसा, तो वो बैंक के लिए एसेट हुआ कि लाइबिलिटी हुआ, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों, कि बैंक को इंटरेस्ट भी देना होगा आपको, समझे ना, बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, अब देखिए, अब दूसरा, ठीक बहुत अच्छा, अब दूसरा बात करते हैं कि बैंक, आप गए बैंक से लेने के लिए, हाँ आपने 10 रुपया उधार लिया बैंक से, तो वो बैंक के लिए एसेट है। क्यों, क्योंकि आपसे उसका इंटरेस्ट भी लेगा। अब समझिए बात को, कि जब बैंक ने 100 रुपया किसी को दिया था और वो लौटाया नहीं 90 दिन तक, तो था तो उसका एसेट, और वो एसेट कैसा हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया। हाँ उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि दिया था इस खुशी में कि हमारा वो एसेट बनेगा, वो एसेट बन नहीं पाया, वो क्या रह गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह गया। तो इशू है, समस्या है। हम्म, हाँ समझ गए ना। हाँ, जो जब हम लोन लेंगे तो वो बैंक के लिए एसेट है, क्यों, उस लोन से कितना कमाई करेगा बैंक। तो एनपीएस का इशू, ठीक है, ये सभी चीज हमें मनी और बैंकिंग के अंदर पढ़ना है। तो होप सो पहला टॉपिक, यस वी हैव कवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, ब्रॉडली सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, देखिए सोशल डेवलपमेंट इसको समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, समाज का विकास होना, है ना। समाज का विकास होगा, समाज का विकास कैसे होगा, कि एम्प्लॉयमेंट सही हो, शिक्षा सही हो, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड सही हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ सही हो, कोई भी बच्चा माल नरिश ना रहे, यही ना होता है जी सोशल डेवलपमेंट। उसके अंदर बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा जी, जब हम बात करेंगे एजुकेशन पे, हम लोगों को पढ़ाएंगे, सही शिक्षा देंगे,
जब हम ख्याल रखेंगे इनके हेल्थ का, जब हम ख्याल रखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, तो ये वही क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसी के लिए एसडीआई निकलता है ना इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी यही पैरामीटर को चेक किया जाता है कि वहां की कंट्री में एजुकेशन कैसा है, वहां कंट्री में हेल्थ वाला व्यवस्था कैसा है, वहां कंट्री में लोगों का जो स्टैंडर्ड वो कैसा है। और लोगों का स्टैंडर्ड पूरी तरीके से डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम पे। जेब में जितना पैसा होगा उतना ही उस आदमी का कंडीशन अच्छा होगा। और दुर्भाग्य की बात है हमारे राज्य के लिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। समझ गए? अच्छा, उसके बाद सेकंड बताइए, एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। अच्छा, ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये देखिए कितना सिंपल, एम्प्लॉयमेंट हम लोग समझ गए ना। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि हम इच्छुक हैं रोजगार के लिए, और हमको नहीं मिल रहा है तो हम अनएम्प्लॉयड है, और हमको मिल रहा है तो हम क्या है, एम्प्लॉयड है। तो भारत सरकार ने ऐसा बहुत सारा स्कीम चलाया कि नहीं चलाया, बताइए तो। हाँ, भारत सरकार का एमजी नरेगा सबसे बेस्ट एग्जांपल। मनरेगा 100 दिन गारंटी है ना जी। हाँ, 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में आया था वो, 100 दिन का गारंटी है उसमें। उसी तरह स्किल इंडिया देखिए, स्टैंड अप इंडिया देखिए, पीएलआई स्कीम देखिए। तो ऐसे भारत सरकार के कई योजना है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम का बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना वेलफेयर स्कीम है कि नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री निधि योजना। तो ऐसी अनगिनत योजना है जिसमें भारत सरकार इस चीज को इंश्योर करती है कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले और वेलफेयर स्कीम्स प्रॉपर लोग तक पहुंच सके। देखते हैं भारत सरकार ने कितना बढ़िया जाम वाला कॉन्सेप्ट लाया। जाम वाला आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड हो गया आपका, मोबाइल फोन हो गया, है ना, बिल्कुल। तो तीनों को लिंक कर दिए ना। तीनों को लिंक करने से फायदा क्या हुआ कि जो बीच में पहले बिचौलिया था वो बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा। और ये भारत सरकार को क्रेडिट जाता है इस चीज का कि देखते हैं अभी सब्सिडी एक ही बार खाता पे पहुंच जाता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है ना जी। हाँ, तो दैट इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो प्रधानमंत्री ये जनधन योजना बना, देखते हैं 55 करोड़ अकाउंट है उसमें, और उसमें 50% से ज्यादा अकाउंट महिलाओं का है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, प्लस ये सोशल इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट भी है। दोनों का ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी टाइप के स्कीम्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गया? तो इसमें ठीक है, थर्ड क्या है बताइए। हाँ, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, गरीबी है इसलिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है। ये क्या है, विशियस साइकिल। इस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब भारत सरकार इस साइकिल को कैसे तोड़ रही है, वेलफेयर स्कीम से, है ना, बिल्कुल। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बात किया गया, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया गया। सही बात है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो भारत सरकार पॉवर्टी के लिए बहुत सारा योजना लेके आई है ना। अभी देखिए जो पीडीएस में चावल खिला रही है भारत सरकार, इसी को ध्यान में रखते हुए कि देश में लोग गरीब। हाँ, राशन कार्ड, बिल्कुल। तो भारत सरकार बहुत सारा सब्सिडी देती है कि नहीं देती है। फूड सब्सिडी दे रही है भारत सरकार, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब भारत सरकार कोशिश करती है कि मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट किया जाए। पीएलआई इसका आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो सरकार तो कोशिश कर रही है। समझ गए? तो ये दोनों अपने आप में एक विशेष साइकिल है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कैसे टूटेगा ये? प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर हेल्थ से, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर हो जाएगा। अब आदमी लाइबिलिटी ना हो, आदमी यदि एसेट बन गया तो ये अपने आप ये विशेष साइकिल टूट जाएगा। ठीक है, उसके लिए सरकार, देखिए सरकार इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध भी है। जैसे आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक का फ्री सेवा। तो वो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि जहां पे सरकार कोशिश करे कि कोई आदमी गरीब हो तो वो भी सरवाइव कर सके।
नहीं तो 5 लाख गरीब आदमी को जेब से निकालना मतलब असंभव है। हाँ, उसमें सरकारी, अच्छा ये सरकार का दिखता भी है प्रोग्राम, आयुष्मान कार्ड तो दिखता है। आयुष्मान जो स्कीम है भारत सरकार का, वो ग्राउंड लेवल पे भी दिखेगा आपको। तो भारत सरकार इस चीज को लेके कह सकते हैं कि सीरियस। तो ऑल दैट प्रोग्राम्स कम अंडर योर इसमें। हाँ, जहां तक सवाल है पॉवर्टी का, देखिए पॉवर्टी भी बहुत टाइप के होते हैं। पॉवर्टी कैन बी मैनी टाइप। पॉवर्टी आपका रिलेटिव पॉवर्टी भी हो सकता है, या फिर पॉवर्टी कैन बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी रिलेटिव भी हो सकता है, पॉवर्टी एब्सोल्यूट भी हो सकता है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, देखिए जैसे एक आदमी के पास 100 रुपया है और दूसरे आदमी के पास 1000 रुपया है। ठीक है, एक आदमी के पास कितना है? 100 रुपया है। एक आदमी के पास कितना? 1000 रुपया है। ये गरीब हो गया ना 100 रुपया वाला आदमी? हाँ, रिलेटिव हो गया। एक आदमी के पास 50 रुपया है, ठीक है, और खाने के लिए कम से कम 60 रुपया चाहिए, तो उस हिसाब से जिसके पास 10 रुपया था वो तो गरीब नहीं था। सॉरी, जिसके पास 100 रुपया था वो तो गरीब नहीं था, क्योंकि खाने के लिए आपको 60 रुपया चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको खाने के लिए 60 रुपया चाहिए और आपके पास कितना है? 100 रुपया है, तो आप गरीब नहीं हो। किसी आदमी के पास केवल 50 रुपया ही है, किसी आदमी के पास 30 रुपया ही है, तो फिर वो एब्सोल्यूट गरीब है। कंपैरिजन, समझे? कई आदमी, करोड़ वाला आदमी भी रिलेटिवली गरीब हो सकता है। नहीं, अंबानी अडानी के सामने में जो करोड़पति है वो भी गरीब हो जाएगा ना जी। मगर रियल में जब बात करेंगे क्या वो एब्सोल्यूट पुअर है? तो नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट पुअर वाले लोग होते हैं जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। उसी के लिए सरकार राशन कार्ड दुनिया भर का चीज बनाती है ताकि ठीक से योजना पहुंचाया जा सके। तो यही पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉय, बेरोजगारी भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है, ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे देखिए, एक तो आप लोग पहले ही बात कर चुके हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता है कि एम्प्लॉयड है मगर वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। जैसे किराना शॉप में 5 आदमी काम कर रहा है और वो किराना शॉप में आराम से 2 आदमी चलाया जा सकता है, तो 3 आदमी का क्या काम है? वो 3 आदमी क्या है? बेरोजगारी है। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ बेरोजगारी, जो दिखता है रोजगार के रूप में दिखता है बट वो बेरोजगार है। हाँ, उसी तरीके से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे बिहार के साथ ये पूरा बैठता है। देखते हैं हमारे बिहार के लोग सब जाते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में जाते हैं, कमाते हैं, फिर चलाते हैं घर, तो उनके पास 12 मंथ तक नहीं है काम करने के लिए। 3 मंथ काम करेंगे, फिर से घर में आ जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर में लग जाएंगे। वो दैट इज सीजनल। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काम छूट गया तो क्या हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयड हो गए वो। ठीक है, ऐसा चीज सब। तो ये भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, जो बात करेंगे हम लोग आने वाले समय में। कंप्लीट ना? समझ गए ये चीज? हाँ। अब थर्ड पार्ट क्या है? एक्सटर्नल फ्रंट, एक्सटर्नल सेक्टर, बिल्कुल। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे या एक्सटर्नल सेक्टर में, अब देखिए यहाँ पे अब केवल हम डोमेस्टिक का बात नहीं करेंगे। अभी तक जितना भी हम लोग बात कर रहे थे तो भारतवर्ष के अंदर बात कर रहे थे, अंदर में रह के बात कर रहे थे। अब भारतवर्ष का, इंडिया का ग्लोबल कनेक्शन हो रहा है बाहर से। ठीक है, इंडिया व्यापार कर रहा है, इंडिया में लोग आ रहे हैं, इंडिया में एफडीआई आ रहा है, इंडिया में एफपीआई आ रहा है। हमारे शेयर मार्केट में पैसा ढेर सारा आता है ना जी। हाँ, हमारे शेयर मार्केट में यूनाइटेड स्टेट से बहुत पैसा आता है, सिंगापुर से भी बहुत पैसा आता है, मॉरिशस से भी बहुत पैसा आता है। तो जब ऐसा चीज हो रहा हो तो ये किसके अंदर आ जाएगा? एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली, इंटरैक्ट इंटरनेशनली। अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड। होप सो समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा सामान विदेश में जाता है ना, बाहर जाता है ना, बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है ना, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और जानते हैं आप लोग तो सर्विस तो इंडिया का बहुत अच्छा है, बाहर एक्सपोर्ट होता है हमारा अच्छा खासा, है ना, स्पेशली सर्विस सब। बीपीओ में अभी भी हम बहुत आगे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस में बहुत आगे है भारत।
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट, इसमें भारत बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जो विदेश से पैसा आया, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, हमारे फॉरेक्स को रिजर्व करके रखती है, लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स। तो जो देखिए कमाई हुआ भारत का, जैसे आरबीआई भी बिजनेस करती है, यू नो दिस थिंग, आरबीआई बाकी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो बॉन्ड है उसको खरीदती है, बाहर भी ऑपरेशन चलाती है आरबीआई। तो जब बाहर ऑपरेशन चलाती है तो उसमें फायदा होता है, और वो फायदा जो हुआ तो वो एक अकाउंट में जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारा फॉरेक्स कितना है जो आरबीआई मैनेज कर रही है, एफडीआई कितना आ रहा है बाहर से, एफपीआई कितना आ रहा है बाहर से। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है, शेयर मार्केट में। ये कहां पे होगा, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट समझते हैं ना आप लोग, सेंसेस, जो निफ्टी वाला जो सेंसेस, ठीक है, ऑल कम अंडर योर शेयर मार्केट, और वहीं पे एफपीआई लगता है। एफडीआई समझते हैं, बाहर से आ रहा है तो यहां पे कोई कारखाना खुल रहा है, ठीक है। तो सिंपल अभी एफडीआई एफपीआई बस उतना लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना है, एफडीआई और एफपीआई। ये सब टॉपिक अनंत टॉपिक है, समझे। बस ये नहीं सोचना है कि ज्यादा हो गया कम हो गया, ठीक है, बस आप लोग को ये सोचना है, ये समझना है कि देखिए ये सब टॉपिक आएगा इसके अंदर, प्रेशर नहीं लेना है। ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा बता दिए या आपको, ऐसा कुछ नहीं है, इसी को तो पढ़ेंगे हम लोग। और आज का क्लास आपको ये बताएगा कि किस दिशा में हम लोग जाएंगे। हाँ, तो यदि कोई चीज छूट भी जाता है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे ना, डोंट वरी। बस उसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए, हाँ, सब हेडिंग समझ लीजिए। ये हो गया। अर्थट क्या है बताइए नेक्स्ट, हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताइए क्या क्या नाम होगा, वेरी गुड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और बिल्कुल डब्ल्यूटीओ, है ना, वर्ल्ड बैंक, एंड स्पेशली आईएमएफ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, हाँ बिल्कुल वो भी होगा हिस्सा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इकोनॉमिक सेंस, हम लोग इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं ना, हाँ, हम लोग पैसा रुपया का बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ में ट्रेड वगैरह सबका रूल बनता है ना जी, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही तो नाम है। वर्ल्ड बैंक, लोन लिया जाता है यहाँ से, और सबसे लोन जो सबसे ज्यादा लोन फेमस होता है वो आईएमएफ का है। आईएमएफ में हम भी भागीदार है, भारत भी भागीदार है उसका, समझे। तो ये लोन देता है, जैसे देखिए कुछ साल पहले श्रीलंका का स्थिति बहुत खराब हो गया था, तो कहाँ गया वो दौड़ के मांगने के लिए लोन, आईएमएफ में। तो आईएमएफ क्या करता है कि दुनिया में जो ग्लोबल स्टेबिलिटी उसको इंश्योर करता है, हाँ, मगर ये जब पैसा देगा, लोन देगा, तो फिर कुछ शर्त भी रखेगा। जैसे याद करिए पीवी नरसिम्हा राव से पहले चंद्रशेखर का भी कभी सरकार हुआ करता था, तो उस समय हमारा बीओपी इतना क्राइसिस में हो गया था, यहाँ पे इनफैक्ट आप लोग लिख सकते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा था भारत, तो उस समय हमें जाके अपना सोना वगैरह गिरवी रखना पड़ा था चंद्रशेखर के टाइम में। और उसके बाद आईएमएफ ने ही कहा हमें कि भाई तुम मार्केट खोल दो अब, और उस वजह से एलपीजी आया पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में। तो बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ आपको लोन तो दे दिया, आईएमएफ गिव लोन टू इंडिया, बट उसने कुछ शर्त भी रखा कि आपको क्या करना होगा, मार्केट को खोलना होगा। तो मार्केट खोला, और भारत में क्या आया, एलपीजी आया। तो बिल्कुल जब आईएमएफ से आप लोन लेने के लिए जाते हो तो आईएमएफ क्या करती है, कुछ शर्त भी रखती है, जो कि वो शर्त सही शर्त हो,
क्योंकि लोन दे दिया आपको और आप में सुधार ही नहीं है, तो फिर कंट्री तो फिर पैसा वो बर्बाद हो जाएगा ना। और फिर दूसरे बार मुंह उठा के फिर लोन लेने के लिए जाएगा तो फिर क्या, फिर IMF कहां से देगा पैसा। तो यदि आपको बैंक एक पैसा दे रही है तो आपसे कुछ वो लेना भी चाहती है, आपसे प्रॉमिस करना चाहती है कि आप क्या करो, स्ट्रक्चरल चेंज करो अपने इकोनॉमी का, ताकि इस बार जो दिक्कत हुआ है वो नेक्स्ट टाइम फिर दिक्कत ना हो। IMF लोन के मामले में बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट, ठीक है, विल टॉक अबाउट IMF ऑल्सो। चलिए अब यस वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक। हाँ लास्ट टॉपिक बचा हुआ। हाँ डेमोग्राफी। पार्ट 4, पार्ट 4 डेमोग्राफी। अच्छा डेमोग्राफी और पॉपुलेशन में क्या अंतर है? डेमोग्राफी, हाँ पॉपुलेशन को ही हम लोग डेमोग्राफी बोल रहे होते हैं ना, बट रियल सेंस में जब पॉपुलेशन एसेट बन जाए तब वो एक्चुअल में वो डेमोग्राफी है, तब वो एक्चुअल में क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। यदि पॉपुलेशन पढ़ा लिखा ना हो, हेल्दी ना हो, कमजोर हो, अंडर नरिशमेंट हो, तो कभी भी एक कंट्री के लिए एसेट नहीं हो सकता है। यदि पढ़ा लिखा आदमी हो, तेज तरार हो, हेल्थ अच्छा हो, समझदार हो, तो वो आदमी क्या एसेट है। तो जब हम डेमोग्राफी का बात कर रहे हैं तो हम ऐसा पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं जो एसेट बनने योग्य है। इसमें पॉपुलेशन, इसमें बात होगा पॉपुलेशन का। अब देखिए जब पॉपुलेशन का बात होगा तो जो सबसे हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस, कौन सा सेंसस हमारे पास, 2011 का, तो वो सेंसस का बात होगा फिर यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक सेंसस। हाँ इसी में हम लोग बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जान रहे हैं ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? छोटा बच्चा। हाँ छोटा बच्चा है ना, जन्म के टाइम या फिर 6 मंथ तक। हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 6 मंथ वाला होता है, हाँ 1 ईयर्स वाला भी होता है, 3 ईयर वाला भी होता है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं कि छोटा बच्चा का मरने का चांस कितना है जन्म के बाद या जन्म के साथ। अच्छा जिस कंट्री में बहुत ज्यादा है इसका मतलब समझिए कि उस कंट्री का बुरा स्थिति है हेल्थ केयर का। और अभी देखिए इंडिया ने इस चीज को अचीव करने के लिए 100% डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। जितना हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी हो तो उतना ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने का चांस होता है। जैसे पूरा भारतवर्ष में बात किया जाए तो केरल इस मामले में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि केरल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत ही बेस्ट, ठीक है। केरल अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए पूरा भारत में जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर दूसरा क्या हो जाएगा जी, मदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि माता जब बच्चे को जन्म दे रही है तो कितना चांस है उनका गुजरने का, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हाँ इसमें हम लोग फर्टिलिटी रेट का भी बात करेंगे जी। फर्टिलिटी रेट का क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट? हाँ एक माता अपने जीवन काल में अपने फर्टिलिटी एज में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, दैट्स कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए, यानी कि एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से हूबहू रिप्लेस करना है संख्या में, तो एक माता अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे को जन्म दे, समझ गए, 2.1 वही है। और अभी अच्छी बात है कि भारत में जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, अभी भारत में जो फर्टिलिटी रेट है पूरा ओवरऑल 2 हो गया है, यानी कि 2.1 से हम लोग कम चले गए हैं। इसलिए यहां पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि 2 बच्चा रखो, अरे खुद रख रहा है लोग सब। जब देश डेवलपमेंट की तरफ चले जाए तो बच्चा अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, मगर उसके लिए आपको एजुकेशन पहुंचाना होगा। देखते अभी भी बिहार का तौर तरीका बदल गया ना, पहले बिहार में ओल्डर जनरेशन में कितने 5, 7, 8 बच्चे होते थे, अभी के जो जनरेशन में 2 बहुत था नहीं, और कई लोग तो 1 भी रखना शुरू कर दिए। तो कोहेसिव मेजर से नहीं चलेगा, इंदिरा गांधी का वो मेथड काम नहीं चलेगा ये, ठीक है, समझ गए। प्रॉपर आदमी डिसाइड कर लेगा, और केवल ये संप्रदाय से भी कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम का बात है इसमें,
केरल में जो मुसलमान है उसके कम बच्चे हैं एज कम्पेयर टू जो बिहार और यूपी वाले जो मुसलमान के होंगे। वो डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कैसा है वहां पे। तो डेवलपमेंट ही डिसाइड करता है कि बच्चा भी क्या होगा, फर्टिलिटी रेट भी क्या होगा। अभी भी देखिए पूरा समूचा भारत में बिहार ही डोमिनेट करता है। अभी भी बिहार में 2.5 2.6 ठीक है, उसके बाद यूपी है। बट नेशनल लेवल में देखा जाए तो 2 पे आ गए हम लोग, विच इज आवर अचीवमेंट। डेमोग्राफी का पॉपुलेशन। अब बताइए दूसरा क्या, अर्बनाइजेशन। हाँ, इंडियन अर्बनाइजेशन ये कंप्लीट हो गया। देखिए इंडियन अर्बनाइजेशन, इंडियन अर्बनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि भारत में अर्बन सिटीज का डेवलपमेंट होना, दैट्स कॉल्ड अर्बनाइजेशन, है ना। तो अभी भी भारत में गांव ज्यादा बसता है, अभी भी स्टिल। आजादी के टाइम में तो था ही, आजादी के टाइम में तो लगभग 90% पूरा गांव ही था। अभी भी अधिकतर क्या है, गांव ही है। मात्र लगभग 35% क्या है, अर्बनाइज। ओनली 35%। वी आर टॉकिंग इन 2025। हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं। 2025 में भी पूरा इंडिया में केवल अर्बनाइजेशन कितना है, 35% है। यानी कि 65% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब बिहार का स्थिति तो और खराब। बिहार में अर्बनाइजेशन का बात किया जाए तो केवल 12%। हाँ, उसमें भी डोमिनेट कौन करेगा, पटना सिटी करेगा, पटना रीजन करेगा, जहां पे आप लोग हैं, हम लोग हैं। इंडियन अर्बनाइजेशन। तो जब इंडियन अर्बनाइजेशन का बात हो रहा है तो इस्लाम का बात होगा ना जी। हाँ, इशू ऑफ इस्लाम। इस्लाम समझते हैं आप लोग। झोपड़पट्टी, देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी हमारे भारत में ही है। हाँ, है ना जी, मुंबई में। इशू ऑफ स्लम्स। चलिए, वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे टुडे, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें क्या समझना है कि बाहर जो कंट्री है, जो दूसरे कंट्री है इंडिया छोड़ के, उसका क्या ट्रेंड है। जैसे जापान का देखा जाए तो जापान में फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है। जैसे इटली का देखा जाए तो वहां पे बहुत कम हो गया, और वहां पे इतना क्राइसिस है लोगों का, वर्किंग एज पॉपुलेशन का इतना कमी है कि वो दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है, दूसरे देश के साथ रिलेशन रख रहा है। जैसे जर्मनी ने खोल दिया, जर्मनी में कोई भी जाकर काम कर सकता है। जापान भी इंडिया के साथ समझौता कर रहा है ताकि यहाँ के पॉपुलेशन वहां पे जाके एग्रीकल्चर में काम कर सके। हाँ, हमारा देखिए कितना सैनिक गया ना रसिया में काम करने के लिए। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब है कि दूसरे कंट्री में क्या ट्रेंड है पॉपुलेशन का। तो राइट डाउन, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अदर कंट्रीज, इन अदर कंट्रीज। और सबसे बड़ा समस्या है डेवलप कंट्री का, डेवलप कंट्रीज का सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज जो है वो क्या है, एजिंग पॉपुलेशन। लोग बूढ़े हो रहे हैं। जब लोग बूढ़े हो जाएंगे और काम करने वाला आदमी कम रहेगा तो फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। अभी चाइना के साथ भी यही हाल है, समझे। चाइना अब 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है, और चाइना को रियलाइज हो रहा है कि बहुत बड़ा गलती कर दी है 1 चाइल्ड पॉलिसी ला के। तब अब भारत मान लीजिए कि भारत अभी जबरदस्ती 2 चाइल्ड पॉलिसी कर देगा तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब कम पड़ने लगा है। फर्टिलिटी रेट 2 तो हो गया, अब कहां बढ़ेगा। 2050 में जाके ये पीक पे रहेगा, और फिर 2050 के बाद फिर नीचे गिर जाएगा पॉपुलेशन। अभी जो हम लोग 144 करोड़ देख रहे हैं ना, 144 करोड़, हाँ वही 144 142 144 करोड़ है। मैक्सिमम ये आपका 160 165 तक जाएगा, मैक्सिमम गया तो, और उसके बाद फिर नीचे चला जाएगा वो, क्योंकि एक टाइम में जाके रुक जाता है। आप लोग कहेंगे कि सर जब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2 हो गया तो अभी घर जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं आप लोग
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले तो पॉपुलेशन क्रिएट हो चुके हैं ना, उनको अभी संसार छोड़ने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब अभी टाइम लगेगा, एक जनरेशन को बीतने दीजिए, तब जाके फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा वो। तो ये ट्रेंड देख रहे हैं, बाकी कंट्री में स्थिति बहुत खराब है। हाँ, इसमें डेवलप कंट्री में जैसे इटली हो गया, जापान हो गया, बहुत बुरा स्थिति है, जर्मनी हो गया, इन सो ऑन। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोग को ओवरव्यू। और देखिए नेक्स्ट क्लास, कल से हम क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इकोनॉमिक्स एक क्या है, तौर तरीका है, सोचने का तरीका है, रटने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज को, नंबर वन। और करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तभी आप रियल पिक्चर इकोनॉमिक्स का जान पाएंगे, ठीक है। चूंकि मैं यूपीएससी को भी पढ़ाता हूं, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो मैं आप लोग के लिए हमेशा रोज एक एक पीस लाऊंगा, वन वन, एक करंट अफेयर। जैसे हिंदू पेपर में मान लीजिए कोई विषय आया इकोनॉमिक्स से, ठीक है, तो वहां से एक मैं टॉपिक आपको लास्ट में 15 मिनट कवर करूंगा। उससे क्या होगा कि भले ही आप अभी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। खैर कल तो पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। बट क्या होगा, अचानक मान लीजिए कोई एक ऐसा करंट अफेयर जो आरबीआई से रिलेटेड है, तो आप जब उस चीज को पढ़ेंगे समझेंगे, तो पूरा नहीं समझ में आने के बाद भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उसके अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कि एक ही दिन में समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स कभी एक दिन में समझ में नहीं आता है। जैसे कोई आदमी जब बोलता है, तो क्या ये बोल सकता है कि पर्टिकुलर डे में हम बोलना शुरू कर दिए? नो, इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है। इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। बट ये क्या, प्रयास जारी रहना चाहिए, एफर्ट क्या होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। इसलिए कल से ही हम लोग एक करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करेंगे, ताकि जो फ्यूचर में जो पढ़ने जा रहे हैं आप लोग, उसका पहले ही आपको जिस्ट मिल सके, उसका पहले ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके। समझ गए ना? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।